पेज नंबर 175 से है। 175 चैप्टर नंबर 12। कल जो टॉपिक्स हमने देखे थे कन्वर्जन के, उसमें एक करेक्शन करवाना है, वो भी बता देता हूँ। थोड़ा इंटरप्रिटेशन एरर था। एक फॉर्म देखा था हमने INC 27, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इनटू पब्लिक, है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक था पब्लिक इनटू प्राइवेट, उसमें भी एक्चुअली फॉर्म नंबर INC 27 ही है। तो मैंने आपको कल 28 बोला था ना, दो फॉर्म लिखे हुए उसमें, एक INC 27 भी लिखा है, 28 भी लिखा है। तो वो क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ मिस्टेक हो रही है उसमें। INC 27 इज अ कॉमन फॉर्म। आप पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट करो या वाइस वर्सा, दोनों में एप्लीकेशन के लिए INC 27 ही जो है वो रिलेट होता है। अगर आप वो सेकेंड टॉपिक देखोगे पेज नंबर 177 पे, तो उसमें आपको INC 27 का रेफरेंस मिलेगा। और इवन नेक्स्ट पेज पे 178 पे भी ऊपर थर्ड स्टेप में INC 27 का ही रेफरेंस है। कल अपन ने उस पर ध्यान नहीं दिया था और मैंने वेरीफाई किया भी। ये फॉर्म दोनों कन्वर्जन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम जो एप्लीकेशन करते हैं ROC में कि हमें कन्वर्जन अलाउ किया जाए, वो INC 27 में ही होता है। तो फिर INC 28 क्या चीज़ है वो भी समझ लो। हमने देखा था कि पब्लिक से जब प्राइवेट में जाते हैं तो RD को एप्लीकेशन करना पड़ता है, उसके लिए वो RD1 फॉर्म नंबर था। जब RD से अप्रूवल आ जाता है तो उनका जो ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर की कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ती है टू ROC। तो वो जो ROC को हम सबमिशन करते हैं वो INC 28 में होता है। तो INC 27 is normal application form for conversion and INC 28 is regarding the order of RD and that is being communicated to the ROC। तो दोनों फॉर्म का पर्पस अलग है, ठीक है। INC 28 में नोटिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल और RD जो भी सिचुएशन है, दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द ROC। हाँ, जो RD का ऑर्डर आया ना, उसकी कॉपी हम ROC को फॉरवर्ड करते हैं, वो INC 28 के हिसाब से होता है। उसमें वो फॉर्म अटैच कर देते हैं, कॉपी अटैच कर देते हैं वैसा। तो 27 तो आपको फाइल करना ही है फॉर एप्लीकेशन, और 28 में RD के अप्रूवल की कॉपी सबमिट करनी है। तो इसलिए दोनों फॉर्म भरने होते हैं वैसा है। कल मैंने आपको बोला था कि INC 28 एप्लीकेशन का फॉर्म है, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं। तो वो क्वेरी कंप्लीट। अब बाकी के टॉपिक्स देख लेते हैं, कन्वर्जन वाले जो बाकी है अपने। पेज नंबर 186 पे आ जाओ। कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर काइंड, ये भी एक स्पेसिफिक केस हो गया। सेक्शन 8 कंपनी को आपको दूसरी टाइप की कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं। सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू OPC, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। बाकी आप दूसरी टाइप की कंपनी में कन्वर्जन कर सकते हो। इसके लिए है रूल नंबर 21। देखें, कंडीशंस फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 इनटू अ कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड। सबसे पहले, अ कंपनी रजिस्टर्ड विच इंटेंड्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड शैल पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो मेन वर्ड्स हाईलाइट करते जाओ। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज स्पेशल रिजोल्यूशन, तो बात उसी की होने वाली है। सेकेंड स्टेप में आप देखोगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाली कंडीशन आ गई। वो आगे की स्टोरी हमें पता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना है, नोटिस इशू करना है, वो सब बात होगी। और रीजंस देने पड़ेंगे कि हम ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, और डिटेल्स बतानी पड़ेगी रिगार्डिंग द कंपनी, द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन सी डेट थी, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स हमने क्या सेट आउट किए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अब आगे क्या करने वाले हैं, वो सब चीज़ें। Reasons as to why the activities for achieving the objects of the company cannot be carried on in the current structure, क्यों सेक्शन 8 कंपनी को हमें चेंज करके दूसरे फॉर्मेट में जाना पड़ रहा है, उसके रीजंस क्या है। इफ द प्रिंसिपल और मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी आर प्रपोज टू बी ऑल्टर्ड, व्हाट वुड बी द ऑल्टर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड द रीजंस फॉर ऑल्टरेशन, ठीक है। व्हाट आर द प्रिविलेजेस और कंसेशंस करंटली एंजॉयड बाय द कंपनी। अभी तक सेक्शन 8 कंपनी होने की वजह से आपको जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे वो क्या थे, और अब जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे तो प्रिविलेजेस का क्या होगा, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर करनी है। बिकॉज आपको सारे बेनिफिट्स रीपे करने पड़ते हैं। अभी तक जो आपने फ़ायदा लिया है वो सारा आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। कोई भी बेनिफिट्स आप होल्ड नहीं कर सकते। टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, या जो प्रॉपर्टी आपको कंसेशनल रेट पे मिली या इंटरेस्ट रेट में जो बेनिफिट्स मिले वो सब पे ऑफ करना पड़ता है। Details of the impact of the proposed conversion on the members of the company, including details of any benefits that may accrue to the members as a result of conversion। कंपनी के मेंबर्स को इससे अगर कोई फायदा होने वाला है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो पहले क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद MGT 14 वाला पॉइंट हम जानते हैं। एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विद द रीजनल डायरेक्टर, दैट इज INC 18, with the fees along with certified true copy of the documents, special notice, स्पेशल रिजोल्यूशन, कंपनी की मीटिंग का नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, सब कुछ अटैच करो प्रूफ के फॉर्म में।
A copy of the application with annexures as filed with the RD shall also be filed with ROC. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये टॉपिक के साथ साथ रेलेवेंट रूल आ गया, जैसे कल रूल 41 पढ़ रहे थे वैसे ही हो गया, तो इसमें भी मेन स्टेप समझ लेते हैं क्या है. सबसे पहले, द कंपनी शैल विद इन अ वीक फ्रॉम डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू आरडी पब्लिश अ नोटिस एट इट्स ओन एक्सपेंस. ठीक है, नोटिस पब्लिश करने की बात हो रही है मेनली. एंड शैल बी सेंट forthwith to the RD and the said notice shall be in the form INC 19. ये फॉर्मेट हो गया पब्लिक नोटिस का, और इसकी कॉपी भी फिर आप RD को सबमिट कर देना. नोटिस कैसे इशू करना है आपको पता है, न्यूज़पेपर वाला पॉइंट आ गया, और कंपनी की वेबसाइट. नेक्स्ट पॉइंट में बोले, जो नोटिस आपने इशू किया है ये आपको साथ में और भी लोगों को फॉरवर्ड करना है. रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की बात हो रही है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और अदर अथॉरिटीज़, इन सबको फॉरवर्ड करना पड़ेगा. और इनको कोई रिप्रेजेंटेशन देना हो तो ये आरडी को रिपोर्ट कर सकते हैं. जो टाइम लिमिट है इसके लिए दैट इज़ 60 days. इसके बाद द कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ सर्विंग सच नोटिस शैल बी अटैच्ड टू द एप्लीकेशन. ओके. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल गिव अ डिक्लेरेशन to the effect that no portion of the income or property of the company has been or shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend or bonus or otherwise to the person who have been members. In short, इस कंपनी के कन्वर्जन पे अभी तक का जो भी प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था वो कंपनी में ही रहेगा और वो किसी मेंबर को डिविडेंड के फॉर्म में नहीं मिलेगा. फ्यूचर में हम जो पैसा कमाएंगे वो डिविडेंड के फॉर्म में बांटेंगे, वो अलग बात है. अभी तक के रिजर्व्स में से कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अदरवाइज वो सेक्शन 8 कंपनी का पर्पस जो है वो डिफाई हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, when the company has obtained any special status, privilege, exemption, benefit or grant from any of the authorities, a no objection certificate must be obtained. NOC लेना पड़ेगा. इन अथॉरिटीज़ ने आपको अभी तक बेनिफिट्स प्रोवाइड किए बिकॉज ऑफ सेक्शन 8 कंपनी थे. अब आप नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो तो उसका मतलब ये है कि उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी. द कंपनी शुड हैव फाइल्ड ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स, कंप्लायंसेस पूरे होने चाहिए आपके. ठीक है, तो अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. The company shall attach with the application a certificate from practicing professional certifying that the conditions laid down in the rules have been complied with. तो एक प्री सर्टिफिकेशन का भी कंप्लायंस यहाँ पे आ गया. आरडी को और भी कोई अथॉरिटी से कोई अप्रूवल चाहिए, डिटेल्स चाहिए, वो मांग सकते हैं. और ये सब एप्लीकेशन आने के बाद, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आरडी को अगर लगता है कि कन्वर्जन अलाउ करना चाहिए तो वो अप्रूव करने का ऑर्डर इशू कर सकते हैं. कुछ कंडीशंस बोली है इसमें. द कंपनी शैल गिव अप एंड शैल नॉट क्लेम विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन एनी स्पेशल स्टेटस, एग्जेम्पशन, प्रिविलेजेस. ऑब्वियसली आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो तो सारे बेनिफिट्स आपको गिव अप करने पड़ेंगे. कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है, कंसेशनल कॉस्ट पे प्रोवाइड की गई है, तो डिफरेंस का पैसा आपको पे करना पड़ेगा आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से, वो भी बोल दिया. एनी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अनयूटिलाइज्ड इनकम ऑफ द कंपनी ब्रॉट फॉरवर्ड from the previous year shall be first utilized to settle all outstanding dues, amount due to lenders, claims of creditors, suppliers, service providers, others including employees, and any loans advanced by the promoters or members due to them, and the balance if any shall be transferred to IEPF fund within 30 days of receiving the approval for conversion. पुराने accumulated profits वैसे members में distribute होंगे नहीं, तो बेटर है कि उसका कोई बेनिफिट वो ना ले, जो सेटलमेंट करना है ड्यूज का वो कर ले, बचा हुआ पैसा IEPF में ट्रांसफर करवा दिया ताकि काम खत्म, कोई बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. ये सब कंडीशंस लगाने से पहले या कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी, वो इम्प्लाइड सी बात है. एक बार आरडी से अप्रूवल मिल गया फिर उसके बाद आप जनरल मीटिंग कन्वीन कर लो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं. फिर रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो बोल दिया. आरडी के अप्रूवल की कॉपी INC 20 के फॉर्म के साथ साथ अटैच करनी है और फीस पे करनी है. Amended memorandum or articles, a declaration by the directors that the conditions imposed by RD have been fully complied with. डिक्लेरेशन हो गया. ये सब करने के बाद फिर रजिस्ट्रार फाइनली आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके दे सकते हैं. तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट. सेक्शन 8 इनटू अदर कंपनी. नेक्स्ट पेज नंबर 191 पे जो टॉपिक है वो पेंडिंग है आपका. कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी into a limited liability company by shares और गारंटी. स्पेसिफिक है, टॉपिक से पता चल ही रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे. देखते हैं प्रोसीजर में क्या है. सबसे पहले तो वही स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, पहला टर्म वो आ गया.
एप्लीकेशन फॉर्म बोला INC 2। उसके बाद कंपनी शैल विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन पब्लिश अ नोटिस। नेक्स्ट है पब्लिश नोटिस वाला हो गया। इसके लिए फॉर्मेट है INC 27A, ये पहले भी देखा था हमने, और अंदर के पॉइंट सारे वही है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो 21 days के अंदर रिवर्ट कर सकता है, वैसे बोल दिया। Company shall within 45 days of passing the special resolution file an application as prescribed under sub-rule 1 for its conversion into a company limited by shares or guarantee along with the fees as provided in the rules। ओके, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं वो ऑब्वियस है। जनरल मीटिंग का नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, रेजोल्यूशन की कॉपी, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की कॉपी, ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स, ये सारे रूल्स फॉलो हुए। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, ये हमने कल भी देखा था, सारे पॉइंट्स वही आ रहे हैं, उसी फॉर्मेट में है। डिक्लेरेशन साइंड बाय नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स, कि भाई जो भी क्लेम्स है वो करेक्ट है, हम पे ऑफ कर पाएंगे, कन्वर्जन होगा तो किसी के क्लेम पे कोई क्वेरी नहीं आएगी, वो सब क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आ गया। हमने पहले पॉइंट देखा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब कितने साल की गारंटी लेनी पड़ती है, कि भाई 1 साल। हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की बात होती है तो नेक्स्ट 1 ईयर में इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वहाँ तक का प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं, उसके आगे कुछ भी हो सकता है, वो गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में 1 ईयर वाला पॉइंट रिपीट है। ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट ले लो, वो भी क्लैरिफाई कर दे कि हाँ सॉल्वेंसी वाली बात सही है। सेक्टोरल रेगुलेटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सबसे NOC आपको लेना पड़ेगा, ये कन्फर्म हो गया, तो करना ही है। नेक्स्ट पॉइंट, declaration signed by not less than 2 directors that no complaints are pending against the company from the members or investors and no inquiry, investigation or inspection is pending। अगर ये सब पेंडिंग है तो फिर कन्वर्जन अलाउ नहीं करेंगे, ये बात भी हमने कल वाले प्रोसीजर्स में की थी। उसके बाद रजिस्ट्रार शल, उनका काम वही है, सारे ऑब्जेक्शंस और ये सब कुछ देखने के बाद अगर सेटिस्फाइड है तो वो परमिशन ग्रांट करेंगे। परमिशन ग्रांट होगी तो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेंगे, उसका भी फॉर्मेट दे रखा है। कंडीशंस में और क्या कंप्लाई करना है इसके बाद आफ्टर कन्वर्जन, तो कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर सकती कन्वर्जन के बाद एटलीस्ट अगले 1 साल तक, तो मिनिमम कंप्लायंस है। कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पुराने डेट्स पे ऑफ करने के बाद ही होगा, ये भी क्लैरिफाई किया। ठीक है। सब रूल 8 में कुछ पॉइंट्स जहाँ पे बोला कि आपको ये कन्वर्जन अलाउ नहीं करेंगे, क्या रीजंस है। नेटवर्थ नेगेटिव में है आपकी, स्ट्राइकिंग ऑफ नेम की एप्लीकेशन पेंडिंग है अभी, एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग में डिफॉल्ट कर रखा है, वाइंडिंग अप का पिटीशन फाइल किया था वो अभी पेंडिंग चल रहा है मैटर, कॉल्स इन अरियर्स और ये सब पैसा लेना बाकी है डायरेक्टर से, और 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ड्यू हो गया, अभी तक पे नहीं कर रहे, तो डायरेक्टर्स खुद ही पे नहीं कर रहे तो फिर आगे उनको कैसे अलाउ करेंगे। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब तक रुकना पड़ेगा, इम्प्लाइड पॉइंट्स थे। ठीक है, ROC इन सब चीज़ों पर डिसीजन लेगी अलाउ करना है कि नहीं, 30 days का टाइम रहता है। और लास्ट कन्वर्जन वाला टॉपिक है ये, LLP इनटू कंपनी। देखें इंट्रोडक्शन में सेक्शन का रेफरेंस है, LLP कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज पर सेक्शन 366, वो ध्यान रखना। कॉर्पोरेटाइजेशन अब रिक्वायर्ड हो गया है, पूरा वर्ल्ड जो है इसकी तरफ जा रहा है, इम्प्लाइड सी बात है। विद द इमर्जेंस ऑफ द कॉर्पोरेट वर्क कल्चर एंड प्रमोशनल स्टार्टअप बेनिफिट्स, अ ग्रेट चंक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉर्पोरेटाइज देयर एंटिटीज। दिस स्टेप कैन बी इनिशिएटेड इन 2 ways। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कॉर्पोरेट एंटिटी, वो ऑप्शन है। दूसरा, एग्जिस्टिंग एंटिटी अगर आपकी है फर्म या LLP तो आप उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दो, तो दोनों ऑप्शन ओपन है। सेकेंड ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ LLP into a corporate entity might be practical for the existing entities to switch over from one mode of business to another. The process of conversion is a step-by-step procedure. It is a technical process handled with expert knowledge, maybe time and cost saving as well. तो पॉसिबल है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसके लिए इन्होंने कुछ रूल्स भी पास किए। द कंपनी इज ऑथोराइज टू रजिस्टर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2016, कि भाई LLP को आप कब कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। However, there are various requirements which need to be satisfied for converting an LLP into a private limited company. For instance, an LLP must have at least 7 partners. However, as per the Amendment Act, LLP with 2 partners can be converted into company. अब अलाउ कर दिया, पहले ऐसा नहीं था। LLP में कम से कम 7 पार्टनर होने चाहिए बोला था, बट अब बोला 2 पार्टनर भी है तो भी कंपनी में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो मिनिमम 2 ही मेंबर चाहिए होते, तो अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पार्टनर्स का अप्रूवल होना चाहिए, न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, NOC की जरूरत पड़े तो वो ले लो, बेसिक कंप्लायंसेस। अब प्रोसेस देख लेते हैं प्रॉपरली।
पहले तो नेम अप्रूवल, ये हमने काफ़ी बार देखा पहले, तो ये जानते हैं। डिजिटल सिग्नेचर एंड डिन नंबर की बात भी बहुत बार हो चुकी है। फिर एक नया फॉर्म आया URC1 for the purpose of 366 subsection 2, the provision of the given chapter relating to incorporation of the company and matter incidental thereto shall be applicable mutatis mutandis for such registration, provided there shall be two or more members for the purpose of registration. A company with less than 7 members shall register as a private company. मतलब जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उस हिसाब से आप कंपनी रजिस्टर करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ROC में जो ये फॉर्म फाइल करना है आपको कन्वर्जन के लिए, उसका फॉर्म है URC1, और साथ साथ में आपको क्या डिटेल्स देनी है वो बोला है। इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन बाय LLP और फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर ये सिचुएशन है तो आपको ये सब डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। लिस्ट में क्या क्या होगा, जिनको जो पार्टनर थे उनका कितना शेयर था एंटिटी में, कितना अमाउंट अलॉटेड था उसके बदले एंड एवरीथिंग, तो डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और बोला है कि लेटेस्ट डेटा होना चाहिए, नॉट बीइंग मोर देन 6 क्लियर डेज बिफोर द डे ऑफ सीकिंग रजिस्ट्रेशन। A list showing the particulars of person proposed as the first director, इसको फर्स्ट डायरेक्टर बनाओगे कंपनी में, उसकी डिटेल्स, ये पॉइंट हमने पहले देखे हुए। अगर फर्म थी आपकी तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी, बाई लॉज की कॉपी, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स उसके साथ कनेक्टेड है उनके डॉक्यूमेंट्स, वो सब डिटेल बता दो ताकि फिर आपको अलाउ करना है कि नहीं पता चले। रिटर्न कंसेंट NOC फ्रॉम ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, अंडरटेकिंग दैट द प्रपोज डायरेक्टर शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैम्प एक्ट, जहाँ जहाँ स्टैम्प ड्यूटी लगेगी पे करेंगे, और लेटेस्ट इनकम टैक्स का रिटर्न, ये सब डॉक्यूमेंट देने। बी पॉइंट में बोला इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन बाय LLP और फर्म फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एज एन अनलिमिटेड कंपनी, ये वाला था लिमिटेड बाय शेयर्स, यहाँ बोल रहे गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी, तो कुछ कंप्लायंसेस में चेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो सेम जा रहा है, सेकेंड पॉइंट भी सेम है, थर्ड में भी वही पार्टनरशिप डीड वाली बात की है। फोर्थ पॉइंट में आ गया, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा डिक्लेयरिंग द अमाउंट ऑफ गारंटी, क्योंकि ये गारंटी कंपनी है तो फिर आप कितनी गारंटी दे रहे हो उसका एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। NOC वाला पॉइंट रिपीट हो गया, मेजॉरिटी मेंबर, स्टैम्प ड्यूटी, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारे पॉइंट सेम है, तो एक फोर्थ पॉइंट ही अलग जा रहा था, बाकी तो सारा सेम हो गया। लास्ट में INC 32 स्पाइस प्लस आप जानते ही हो, तो वो फाइल करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ URC1, और उसके नीचे कुछ कंडीशंस है वो देख लो। द कन्वर्जन प्रोसेस प्रोवाइड सर्टन टैक्स बेनिफिट्स, हाउएवर फॉर अवेलिंग द सेम several additional requirements need to be met, for instance maintaining the same shareholding by the partners as was in the previous LLP when the conversion takes place for 5 years, एक तरीके का लॉक इन पीरियड है ये, for 5 years from conversion the former partners of such LLP who are now shareholders in the newly formed company in total have shareholding less than 50%। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक तो सेम होल्डिंग आपको मेंटेन करना है और 50% शेयर जो आपके पास होने चाहिए, ऐसे ही बोल रहे ना, सेम मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। कैन नॉट हैव लेस देन 50%, मिनिमम 50% शेयर्स तो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप LLP को कन्वर्ट कर रहे हो कंपनी में, हो सकता है और इन्वेस्टर्स आप लेके आ रहे हो, लेकिन आप जो पुराने LLP पार्टनर्स थे उनका होल्डिंग अगले 5 साल तक कम से कम 50% रहना चाहिए, बाकी आप 49% जो भी है रिमेनिंग हाफ है उसमें आप और इन्वेस्टर्स को ले, और 5 साल का लॉक इन कंप्लीट करने के बाद आप अपना स्टेक बेचना चाहते हो तो दैट इज ओके, अदरवाइज तब तक तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। देयर इज अनदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर LLP विच इज टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी and after that get the whole business transferred to the private limited company with the help of a return agreement. In such a case, the restriction mentioned above, such as the need for minimum 7 partners, newspaper publication, are not needed to be met. However, in this situation, there is a levy of capital gain tax. Moreover, stamp duty implication is also applicable to such transfer. ये दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको कि एग्जिस्टिंग LLP को कंपनी में कन्वर्ट नहीं करना हो तो एक नई कंपनी क्रिएट करके LLP का सारा बिजनेस कंपनी को बेच दो। दिखाने का तरीका, प्रेजेंटेशन का अलग हो गया, बट ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है क्योंकि यहाँ कैपिटल गेन का टैक्स आ जाएगा और स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेशन तो होने ही वाला है, तो फिर बेटर है कि कन्वर्जन वाला ऑप्शन ही टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से सिंपल है। ठीक, कंप्लीट ही। तो इसके साथ सारे कन्वर्जन वाले टॉपिक्स आपके यहाँ पे बैकअप हो चुके। चेक करना पड़ेगा, वैसे उन्होंने कुछ कोट नहीं किया हुआ है, मैं देख लेता हूँ URC किस सेंस में बोला है, आपको लिखवा दूँगा।